राजन और निखिल दोनों शहर के रहने वाले बचपन के दोस्त थे। ये बात 1980 के दशक की है, जब राजन के मामा जी ने एक निमंत्रण पत्र राजन के हाथ में देकर कहा, लो बेटा राजन, इस निमंत्रण पत्र को तुम मेरे बचपन के दोस्त जो कि मालदा से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव पपुआ गांव में रहने वाला है, जाकर दे आओ। ठीक है मामा जी, हमें कब निकलना है? एक ट्रेन अभी जाने वाली है जो तुम्हें दोपहर तक मालदा पहुंचा देगी और वहां से एक बस पकड़कर तुम पपुआ गांव के लिए रवाना हो जाना। राजन अपने दोस्त निखिल को साथ लेकर मालदा गांव के लिए रवाना हो गया। ट्रेन में कुछ खराबी होने की वजह से उन्हें मालदा तक पहुंचते हुए रात हो गई। उन्होंने देखा कि मालदा स्टेशन पर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। दिसंबर का महीना था, हाड़ कपा देने वाली शीतलहर चल रही थी। दोनों धीरे धीरे कदमों से स्टेशन से बाहर निकल आए, मगर उन दोनों को स्टेशन के बाहर आदमी तो बहुत दूर कोई कुत्ता तक भौंकता नहीं दिखाई दे रहा था। निखिल राजन से बोला, तेरे मामा जी ने कहा था कि यहाँ से बस जाती है, मगर यहाँ तो हमें दूर दूर तक कोई इंसान ही नजर नहीं आ रहा। तेरे मामा जी ने हमें कहाँ फंसा दिया यार। मन तो मेरा भी नहीं था आने को, मगर मामा जी ने कहा था तो मैं भी उन्हें मना नहीं कर पाया। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, कोई ना कोई अजनबी तो दिख ही जाएगा। वो कुछ कदम चले ही थे कि अचानक एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति उन दोनों को नजर आया। उस मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल उन दोनों के करीब रोक दी। उस व्यक्ति ने अपना चेहरा मफलर से ढका हुआ था। उसने दोनों की ओर देखकर कहा, तुम दोनों इतनी रात में स्टेशन के बाहर क्या कर रहे हो? लगता है मुसाफिर हो। जी, आपने सही पहचाना। क्या आप बता सकते हैं कि पपुआ गांव के लिए बस कहां से मिलेगी? बस स्टैंड यहाँ से थोड़ी दूर है और इतनी रात को आपको यहाँ पर कोई रिक्शा नहीं मिलेगा। आइए, मैं आप दोनों को वहाँ तक छोड़ देता हूँ। राजन और निखिल उसकी बाइक पर बैठ गए। उस व्यक्ति ने मोटरसाइकिल को खेतों की पगडंडियों से ले जाते हुए उन दोनों को एक सुनसान सड़क पर छोड़ दिया और बोला, कुछ ही देर में बस यहाँ आती होगी। कि तभी एक बिजली की रफ्तार से एक बस उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक आई उस बस को देखकर दोनों बुरी तरह से हैरान रह गए। उस बस की खिड़की में से एक चेहरा बाहर की ओर निकल आया। अंधेरा होने की वजह से राजन और निखिल उस चेहरे को ठीक से देख नहीं पाए, लेकिन वो समझ गए कि वो कंडक्टर था। कहाँ जाना है तुम दोनों को? राजन और निखिल के बोलने से पहले वो अजनबी बोला, इन दोनों को पपुआ गांव छोड़ देना। इतना कहकर वो अजनबी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके राजन और निखिल की नजरों के सामने से ओझल हो गया। राजन और निखिल बस के अंदर एक सीट पर बैठ गए। पूरी बस के अंदर अंधेरा फैला हुआ था। राजन और निखिल को एक पल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो दोनों शमशान घाट में आकर बैठ गए हो। कुछ ही पलों में बस स्टार्ट होकर चलने लगी। तभी कंडक्टर की आवाज उन दोनों के कानों में टकराई। टिकट ले लो बाबू साहब। राजन ने पैसे निकाल कर दे दिए। कंडक्टर एक पर्ची राजन को थमाकर बोला, वो मोटरसाइकिल वाला आपका कौन था बाबू साहब? कोई नहीं, वो अजनबी था। तो इसका मतलब ये है कि आप एक अजनबी के साथ यहाँ तक बैठकर आए हैं। इस इलाके में रात में भूत प्रेत टहलते हैं। क्या आपने उस अजनबी का चेहरा देखा था? नहीं, उसने मुंह पर मफलर बांध रखा था। मैंने अपनी आंखों से खिड़की से देखा था साहब। ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ बाबू साहब, उसका चेहरा ही नहीं था। जैसे हम में से किसी के भी यहाँ चेहरे नहीं हैं। कंडक्टर के इतना कहने से बस का बल्ब जल उठा और बस के अंदर का मंजर देखकर राहुल और निखिल के गले से एक भयानक चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि बस की सभी सीटों पर भयानक चेहरे वाले लोग बैठे हुए थे। किसी का सर गायब था तो किसी की आंख गायब थी। तभी राजन और निखिल की नजर कंडक्टर की ओर गई।
उन्होंने देखा कंडक्टर की दोनों आंखें फूटी हुई है और उनमें से खून बह रहा था। राजन और निखिल ने चीखते हुए चलती हुई बस की खिड़की से छलांग लगा दी और वो बुरी तरह से भागने लगे। भागते भागते वो दोनों बहुत दूर निकल आए। उन्होंने देखा कि बस का अब नामो निशान तक नहीं था। तभी पीछे से उन दोनों के कानों में एक स्त्री की आवाज टकराई। क्या हुआ बाबू साहब, आप इतने घबराए हुए से क्यों हैं और कहाँ भागे जा रहे हैं? उन दोनों ने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो उनके सामने एक सुंदर स्त्री हाथ में मटकी पकड़ी हुई खड़ी थी। राजन और निखिल ने डरते डरते एक ही सांस में उस स्त्री को सारी घटना बता दी। मेरा नाम चंपा है बाबू साहब, लगता है आप उस भूतिया बस में फंस गए थे। आप कहना क्या चाहती हैं? उस भूतिया बस में जो भी मुसाफिर सवार हो जाता है वो सीधा मौत की वादी में पहुंच जाता है। तुमने अच्छा किया कि खिड़की से छलांग लगा दी, वरना तुम हमेशा उस बस में सफर करते रहते। क्या आप बता सकती हैं कि यहाँ से पपुआ गांव कितनी दूर है? बस थोड़ी ही दूर है, लेकिन आधी रात से ज्यादा वक्त हो गया है। हाड़ कपा देने वाली ठंड भी है। तुम दोनों एक काम करो, रात मेरे घर रुक जाओ, सुबह मैं अपने बच्चे के हाथों तुम्हें पपुआ गांव पहुंचवा दूंगी। निखिल को पता नहीं क्यों उस स्त्री पर कुछ शक सा होने लगा। उसने आहिस्ता से राजन से कहा, राजन, इतनी ठंड में ये औरत आधी रात में मटकी लेकर इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही है? निखिल के आहिस्ता बोलने पर भी चंपा ने उसकी बात सुन ली। दरअसल बाबू साहब, हमारे गांव का कुआं खराब हो गया है, इसलिए पानी भरने यहाँ आई थी। घबराओ मत, मैं भूत नहीं हूँ। अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है, सुबह तक सर्दी से वैसे ही मर जाओगे। इतना कहकर चंपा वहां से चलती। राजन और निखिल मजबूरी में उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही देर में चंपा झोपड़ी के अंदर चली गई। निखिल और राजन भी अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि झोपड़ी में एक लालटेन जल रही थी और एक 5 साल का बच्चा बुरी तरह से रो रहा था और एक बूढ़ी औरत चूल्हे पर खाना बना रही थी। निखिल और राजन वहां पर एक तरफ जाकर बैठ गए। उन्होंने समय देखा तो घड़ी रात के 1 बजा रही थी। थकान होने की वजह से उन दोनों की आंख लग गई। काफी देर बाद जब वो सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि बच्चा अभी भी रो रहा था और वो बुढ़िया खाना बना रही थी। ये देखकर वो दोनों हैरत में पड़ गए। काफी देर तक वो दोनों वहीं बैठे रहे, मगर सामने का मंजर वैसा का वैसा ही था। अचानक दोनों को वहां अजीब लगने लगा। राजन डरते हुए बोला, निखिल, हम दोनों की आंख लग गई थी। हम पता नहीं कितनी देर से सोए और ना जाने कितनी देर से यहाँ बैठे हैं, मगर ये बूढ़ी औरत ऐसे ही रोटी बना रही है और ये बच्चा ये वैसे ही रो रहा है और सुबह भी नहीं हो रही। मुझे तो कुछ पहले से ही गड़बड़ लग रही थी और वो औरत चंपा भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। वो दोनों तुरंत झोपड़ी से बाहर निकल कर आए। बाहर अभी भी अंधेरा और कोहरा छाया हुआ था। तभी उन दोनों के कानों में उस बूढ़ी औरत की आवाज टकराई। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? रोटी बनके तैयार हो गई है। हमें भूख नहीं है, हमें खाना नहीं खाना। अरे रोटी बनाने के बाद तुम दोनों को ही काट कर मीट बनाऊंगी ना। मेरा पोता भूखा है। अचानक आसमान में काली घटा छा गई और बुरी तरह से बिजली चमकी। जैसे ही बिजली की चमक उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर पड़ी, राजन और निखिल के होश भागता हो गए। उस बूढ़ी औरत का चेहरा बेहद भयानक था। राजन और निखिल वहां से तेजी से भागने ही वाले थे कि अचानक निखिल का हाथ किसी ने पकड़ लिया। निखिल ने देखा तो उसके सामने वही 5 साल का बच्चा उसका हाथ पकड़े हुए खड़ा था। उसका चेहरा बेहद भयानक था। राजन चीखता हुआ बोला, भाग यहाँ से निखिल। इस बच्चे की पकड़ बहुत मजबूत है, लगता है हम दोनों भूत प्रेत की दुनिया में फंस गए हैं। मैं चाहकर भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। तभी अचानक राजन की आंखों के सामने उस बुढ़िया ने देखते ही देखते निखिल की गर्दन उखाड़ कर फेंक दी। निखिल की एक दर्दनाक चीख सन्नाटे में गूंज गई। राजन चीखता हुआ वहां से भागने लगा। भागने में उसके कानों में चंपा की आवाज टकराई। कहाँ जा रहे हो बाबू साहब? मैं तुम्हें पपुआ गांव पहुंचवा दूंगी।
तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। लेकिन राजन समझ चुका था कि ये भी कोई चुड़ैल या पिशाच नहीं है। राजन अब अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। ना जाने कितनी देर भागने के बाद राजन को कुछ रोशनियां नजर आई और उसे एक इंसान दिखाई दिया। बदहवास सी हालत में भागते हुए राजन ने करीब पहुंचकर उसका हाथ थाम लिया और एक चीख राजन की गूंज गई। उस इंसान का हाथ एक हड्डी की शक्ल में राजन के हाथ में था। राजन बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह कुछ लोगों के उठाने पर राजन की आंख खुली। राजन को कुछ गांव के लोग घेरे हुए बैठे थे। राजन ने रोते हुए और डरते हुए सारी घटना बताई। उनमें से एक व्यक्ति बोला, कई साल पहले यहाँ से कुछ मील दूर एक गांव बसा करता था, जहाँ पर किसी जमाने में एक भयंकर बीमारी फैली थी और उस गांव के सारे लोग मारे गए थे। वो इलाका आज भी उजड़ा हुआ वीरान पड़ा है। और तुमने जिस बस में सफर किया था ना, वो बस भी उसी गांव में हाई वोल्टेज वाले बिजली के तारों के संपर्क में आ गई थी। सारे मुसाफिर जलकर राख हो गए थे। तुम पहले व्यक्ति हो जो जिंदा बच गए। निखिल की लाश पुलिस को उसी वीरान गांव की बस्ती में मिली। राजन आज भी अपने दोस्त निखिल को याद करता है और उस घटना के बारे में सोचकर